रीमा, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे, तहरीक इंसाफ ये जो कानूनी इस वक्त डायरेक्शन लिए हुए है, इसको हमें समझाइएगा भी थोड़ा सा, और क्या आपके ख्याल में वो दुरुस्त तरीका है? जी शुक्रिया लीना। पहले तो मेरा ख्याल है ओवरऑल जो कुछ हो रहा है अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। दिखाता है कि अदालत में एक क्लियर रिफ्ट है। दिखाता है कि वो जो हमने पहले बात की थी कि कुछ ट्रांसपेरेंसी, डेमोक्रेसी सुप्रीम कोर्ट में लाने की कोशिश की गई। अदलिया की तरफ से भी, कुछ जजेस की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया, चीफ जस्टिस की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया। अब हम बैक टू स्क्वायर वन हैं। अब उसी तरह सुप्रीम कोर्ट चल रही है, यूनिलैटरल तरह से चल रही है, और ना कुछ डेमोक्रेसी नजर आ रही है, ना ट्रांसपेरेंसी नजर आ रही है। तो मेरा ख्याल है ये कहना जरूरी है। लेकिन सवाल ये है कि किस हद तक ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल या अनलॉफुल कॉन्डक्ट में ट्रांसलेट कर रहा है। मेरा ख्याल है दो सवालात हैं जो पीटीआई के वकला उठा रहे हैं और जो तनकीद हो रही है उसको मैं खुद समझने की कोशिश कर रही थी कि कॉन्स्टिट्यूशनली वो जो उनके कंसर्न्स हैं उसकी क्या हैसियत है। पहला एतराज़ है कि जो कमेटी है ये जब तक 3 मेंबर्स पूरे नहीं होंगे तो कमेटी जो है वो कमेटी समझी ही नहीं जाएगी, वो कोई फैसला नहीं कर सकेगी। अब दोनों तरह से इसको इंटरप्रेट किया जा सकता है। ये मैं कहूँगी कि पॉलिटिकली बहुत एक कॉन्ट्रडिक्शन नजर आ रही है। हुकूमत जो इस पे स्टांस लिए हुए है, हुकूमत की तरफ से कहा ही ये गया कि क्योंकि कमेटी 3 लोगों पर ही मुश्तमिल होती है और अगर एक जज अवेलेबल नहीं है तो कमेटी जो है वो काम करना बंद नहीं कर सकती। इसलिए चीफ जस्टिस साहब को ये डिस्क्रेशन दी गई है। फनी बात है कि तीसरा जज ही है जो उन्होंने तब्दील किए हैं, चीफ जस्टिस की डिस्क्रेशन उस पर की है, लेकिन यही हुकूमत की तरफ से उसकी बुनियाद यही बनाई गई थी कि 3 लोगों ने ही साथ बैठना होता है। अगर तीसरे जज अवेलेबल नहीं है, काम रुकना नहीं चाहिए, इसलिए चीफ जस्टिस फ्रॉम टाइम टू टाइम वो तब्दील कर सकते हैं। तो हुकूमत का मौक़िफ़ तो जो हो रहा है उससे कॉन्ट्रडिक्टरी नजर आता है। लेकिन जहां तक अदालत का मामला है, मेरा ख्याल है ये जो कमेटी है इसको अपने रूल्स बनाने चाहिए थे और ये क्लैरिफाई हमारे लिए करना चाहिए था कि वो किस तरह फंक्शन करती है। कमेटी का होना एक बेहतर स्टेप है, जो पहले चीफ जस्टिस की कंप्लीट डिस्क्रेशन होती थी उससे, लेकिन ये कमेटी बेहतर तरह से काम कर सकती थी। लिखा हुआ है कानून में कि कमेटी रूल्स बनाएगी, वो रूल्स हमें गाइड कर सकते थे कि कमेटी ने किस तरह फंक्शन करना है। तो इस पे मेरी कोई राय नहीं है, लेकिन मुझे समझ आती है कि सुप्रीम कोर्ट काम करना भी बंद नहीं कर सकती अगर एक जज अवेलेबल नहीं है और अगर वो चीफ जस्टिस या सीनियर प्यूनी जज में से एक है जो कमेटी के कांस्टेंट मेंबर्स हैं। सो इस पे मेरा ख्याल है दोनों तरफ दलाइल दिए जा सकते हैं, मुझे दोनों में वजन नजर आता है, लेकिन शायद ज्यादा टिल्ट मेरी इस तरफ है कि सुप्रीम कोर्ट का काम बंद नहीं हो सकता। तो अगर जो तीसरे जज हैं वो नहीं अवेलेबल तो फिर कितनी देर तक कमेटी अपना काम रोक सके, मीन सवाल है मेरा। बट अगेन इस पे मेरे लिए कोई क्लियर कानूनी पोजीशन नहीं है। दूसरा उनका एतराज ये है कि अगर एक जज अवेलेबल है, उन्होंने रिक्यूज नहीं किया, तो कोई और बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो ही नहीं सकता। अब इस पे मैं देख रही थी कुछ जो अदालती प्रेसिडेंट्स हैं वो कोट किए जा रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है वो प्रेसिडेंट्स यहाँ अप्लाई नहीं करते। एक केस है हुबारा बस्टर्ड केस का, जिसमें काजी फाइज ईसा जो थे वो ओरिजिनल बेंच में भी थे और रिव्यू में भी थे। ओरिजिनल बेंच ने फैसला किया बैन का या प्रोहिबिशन का बर्ड्स की हंटिंग पे, लेकिन जब रिव्यू लगा तो उस वक्त साकिब निसार साहब ने 5 रुकनी बेंच बनाया, जबकि पहले 3 रुकनी बेंच था। उसमें फैसला जो है वो ओवरटर्न कर दिया गया। वहां काजी फाइज ईसा साहब ने एतराज किया, उनकी डिसेंट थी, और उन्होंने कहा एक जज जिन्होंने ओरिजिनली केस सुना उनको आपने क्यों उस बेंच में नहीं इंक्लूड किया जिसने रिव्यू सुना। और इस सिचुएशन में याद रहे उनको इंक्लूड ही नहीं किया गया। ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने रिफ्यूज कर दिया बैठने से या उन्होंने कोई कंडीशन लगाई कि आप ये पूरा करें फिर मैं उन बेंच में बैठूंगा, उनको इंक्लूड ही नहीं किया गया। तो ये डिसेंट थी काजी फाइज ईसा साहब की एट दैट टाइम जब वो जस्टिस थे, और उन्होंने कहा था कि जिस जज ने जो ओरिजिनल ऑथर जज हैं एक केस के, उनके बगैर रिव्यू नहीं सुना जा सकता जब तक वो अवेलेबल ना हो या वो रिटायर ना कर दिए गए हो। इसमें मेरा ख्याल है ये अप्लाई नहीं करता, क्योंकि जस्टिस मुनीब अख्तर को कहा गया, उनको बेंच में रखा गया, उन्होंने कहा कि वो जब तक फैसला नहीं होता इस ऑर्डिनेंस का वो इस बेंच में नहीं बैठेंगे, लेकिन वो रिक्यूज नहीं कर रहे। तो मेरा ख्याल है वो
डिसेंट एक तो जस्टिस काजी फाइज ईसा की थी, दूसरा उसकी जो कॉन्टेक्स्ट था वो मुख्तलिफ था, क्योंकि उस बेंच में ओरिजिनल जज को बिठाया ही नहीं गया था। यहाँ बिठाया गया, उनको कहा गया, आप फिर से पूछा गया, उन्होंने लेकिन कहा कि वो जब तक उनके कंसर्न्स एड्रेस नहीं होंगे वो नहीं बैठेंगे। दूसरा एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है, ये 2018-19 का केस है। इसमें जस्टिस साकिब निसार ने, चीफ जस्टिस तब वो थे, उन्होंने 184(3) के तहत एक पिटिशन सुनी, या सू मोटो था, आई एम फॉरगेटिंग। उसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा थे, जस्टिस मंसूर अली शाह थे और चीफ जस्टिस साकिब निसार थे। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एतराज किया कि ये 184(3) जुरिस्डिक्शन का केस ही नहीं बनता। एक ब्रेक हुई और चीफ जस्टिस साकिब निसार ने काजी फाइज ईसा साहब को बेंच से निकाल दिया और 2 मेंबर बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट किया। इस पे जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपना एक ओपिनियन दिया कि आप इस तरह किसी बेंच से किसी जज को निकाल नहीं सकते कि उन्होंने अपना कोई इंडिपेंडेंट व्यू दिया हो। ये एतराज कोर्ट किया जा रहा है कि आप कभी भी किसी बेंच से किसी जज को निकाल नहीं सकते जब तक वो रिक्यूज ना करें या कोई और मेडिकल इमरजेंसी या कोई और वजह हो। ये अगेन कोर्ट का फैसला नहीं था, जस्टिस मंसूर अली शाह का ओपिनियन था, पहली बात। दूसरा, अगेन हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इस सिचुएशन से, क्योंकि जस्टिस मुनीब को कहा गया क्या बैठे, उन्हें निकाला नहीं गया, उन्होंने कहा कि वो नहीं बैठेंगे जब तक उनके कंसर्न्स एड्रेस नहीं होते। तो ये जो दोनों प्रेसिडेंट्स हैं मेरी नजर में रेलेवेंट नहीं है, ना ही अदालत के फैसले हैं। लेकिन फिर सवाल अपनी जगह, हाँ सवाल फिर अपनी जगह रहता है। मैं आपको बताऊं, एक बहुत दिलचस्प चीज है, दिलचस्प केस है मिलिट्री कोर्ट्स का केस। 9 मेंबर बेंच जो है जस्टिस बंदयाल ने बनाया अपनी रिटायरमेंट से पहले। तब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो था उसको सस्पेंड किया था सुप्रीम कोर्ट ने। वहां पे जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा था हम रिक्यूज नहीं कर रहे, हम अवेलेबल हैं, लेकिन जब तक इस पे खत्मी फैसला नहीं आता अदालत का, हम बेंच में नहीं बैठेंगे। ठीक है, बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया उन्हें निकाल के उसी दिन या उससे अगले दिन, मेरा ख्याल है। वो शायद नज़ीर जो है वो सबसे ज्यादा रेलेवेंट है कि एतराजात जजेस के अगर हो, उन्होंने भी कहा था वो रिक्यूज नहीं कर रहे, यहाँ भी जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा है वो रिक्यूज नहीं कर रहे, उनके कंसर्न्स जेन्युइन हैं। उस वक्त जस्टिस काजी फाइज ईसा के कंसर्न्स भी जेन्युइन थे, लेकिन बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ और उस बेंच ने आगे जाके 6 मेंबर बेंच ने फैसला भी किया। तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि हमने माजी में देखा है, ऐसा हुआ है, बेंचेस रिकॉन्स्टिट्यूट हुए हैं, इवन व्हेन ओरिजिनल बेंच में जजेस ने रिक्यूज ना किया हो, वो कहें कि वो अवेलेबल है, लेकिन उन्होंने अपने कंसर्न्स एक्सप्रेस किए हो ओवरऑल जो सिचुएशन है उस पे, या जिस कमिटी या चीफ जस्टिस जिन्होंने बेंच बनाया है उस पे। सो मेरा ख्याल है दोनों जो एतराजात हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनली, ये तो बिल्कुल अनसाउंड है। पहले वाला भी मेरी इंक्लिनेशन है कि कमिटी के फैसले गैर कानूनी नहीं हो जाते अगर एक मेंबर अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसमें रूम है मेरा ख्याल है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का। जी ठीक है। अच्छा उमर साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? खासकर ये जो अदालत के अंदर एक मामला हुआ आज, एक वकील साहब खड़े होते हैं, अपनी शनाख्त या अपनी जो मुनासबत है वो PTI से जाहिर करते हैं और फिर बड़े अजीब व गरीब अंदाज में कहते हैं कि अगर आपने हमारे खिलाफ फैसला किया और इस बेंच ने फैसला किया तो फिर हम देख लेंगे 500 वकील बाहर खड़ा है। अलीना, एक तो मुझे मेरे नॉलेज में आज ये इजाफा हुआ है कि वो वकील हैं। पहले जो हम उनको जिस रेफरेंस से जानते थे वो ये थे कि वो CDA में थे और उस टाइम वो पीपल्स पार्टी के जियाले तस्वर किए जाते थे। अच्छा। अब जो है वो मेरे ख्याल PTI में आ गए हैं और यूट्यूब पर भी हैं। यूट्यूब ये किस जमाने में CDA में थे? ये जब मेरे ख्याल पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी उस टाइम थे, यानी कि उससे पहले भी, यानी कि इनको जो जर्नलिस्ट ज्यादा इस्लामाबाद के जानते हैं, इनको CDA के हवाले से जानते हैं। ये CDA में रह चुके हैं मुस्तफैन काज़मी साहब। बाकी मैं बता दूंगा। अच्छा ठीक है, मैं आपके पास भी कुछ इंसाइट है इसके ऊपर। तो शायद हैं भी कराची के, ये मुझे एग्जैक्ट नहीं आइडिया, लेकिन इनका ज्यादा वक्त इधर ही गुजरा है इस्लामाबाद में, और मेरे नॉलेज में अभी आया है कि ये आजकल जो है ये PTI में है। लेकिन जो उनका रवैया है इसका मतलब ये है कि और ये पहले भी आते रहे हैं, जो प्रेशर टैक्टिक्स हैं, कभी सोशल मीडिया के जरिए चलाते हैं और कभी लोग जो हैं वो पर्सनली आके अपना को रिमाइंडर देना चाहते हैं कि अगर हमारे हक में फैसला ना आया तो हम जो है हम बिल्कुल इस पर कोई एहतजाज करेंगे या थ्रेट करेंगे।
तो मेरे ख्याल ये इंतहाई नामुनासिब है। ये कल्चर जो है इसको किसी सूरत में भी टॉलरेट नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूं कि इसके बावजूद कि आपको हजार एतराज हो, ये कल्चर फिर भी जो इन्होंने हरकत की है ये किसी सूरत भी टॉलरेबल नहीं है। बाकी जो मामला इस टाइम अदालत में चल रहे हैं, मुझे इस मामले में कोई इब्हाम नहीं है कि ओवरऑल ये ज्यादातर मोरालिटी के इश्यूज आ रहे हैं जजेस में। अब जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं वो अभी एब्सेंट भी हैं, यानी कि मुझे कोई ज़ाती तौर पे आइडिया है कि उनकी कोई निजी मसरूफियात भी हैं, लेकिन साथ साथ ये भी है कि उनकी टेंशन भी चल रही है। काजी फायजीसा के साथ उनकी टेंशन चल रही है, इसलिए वो उधर मौजूद नहीं है। इसी तरह जो जस्टिस मुनीब के हैं एतराज़, यानी कि वो भी ज़्यादा को मॉरल हैं, या जिस तरह रीमा ने भी कल बात की थी कि जो जस्टिस मुनीब हैं अपने टाइम पे उनका क्या कंडक्ट था। तो ओवरऑल है तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है, और ये लेकिन चलेगी। आगे हम किस तरफ जा रहे हैं, बात यही है कि जब हम कोई थोड़ा सा जमहूरियत की तरफ चलते हैं, हम जमहूरियत की बातें ज़रूर करते हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए, एक डेलिब्रेट कोशिश करनी चाहिए कि अगर कोई बंदा भी कोई एक जमहूरी कल्चर को परवान चढ़ाने की कोशिश करता है तो हमें उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए। हम उस टाइम एक्नॉलेज नहीं करते, फिर हम जब दोबारा से चीज़ें डीरेल हो जाती हैं तो हम वो एक सुनहरी दौर के तौर पे उसको याद कर रहे होते हैं कि फ़लाँ टाइम पे ये था, या हम थोड़ा सा आगे चल पड़े थे, हम जो है दोबारा से अब पटरी से उतर गए हैं। तो वही सूरत हाल जो है वो इस टाइम सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है। एक टाइम था कि मीडिया के हवाले से हम समझते थे कि दोबारा पाबंदियां नहीं लगेंगी, और मीडिया जो है, यानी कि मीडिया का भी ये ख्याल था कि हमें अपने आप को इस्लाह करने की जरूरत नहीं है। फिर हम भी एक दोबारा से हमें भी रिवर्स गियर लगा, हम भी पीछे की तरफ चल पड़े। सुप्रीम कोर्ट के साथ भी ये हो रहा है, पार्लियामेंट में भी ये हो रहा है। तो ओवरऑल लेकिन ये चीजें आगे चलेंगी। जो अली जफर साहब हैं, जो उनके आज इतराज हैं, उसमें काफी हद तक तो अदालत ने कुछ इतराजात के जवाब दिए, और कुछ का उन्होंने कहा कि हम इनका आपको जवाब फैसले में देंगे। आप जो कमेटी के हवाले से इतराज कर रहे हैं, को बाकी उन्होंने कहा जी कि जो ऑर्डिनेंस है उसमें तो ये है कि जो पहले आया केस उसको आपने पहले सुनना है। तो उसमें उन्होंने यही जवाब दिया कि ये पुराना केस पड़ा हुआ है तो ये नहीं सुना गया था, तो हम वो सुनेंगे। बाकी कुछ उनकी कोशिश ये भी है कि वो इतराज के जरिए या किसी तरह टाइम बाय करें। मुझे नहीं लगता कि अदालत उनको टाइम देगी, यानी कि टाइम ये है कि जो इंटरेस्टिंग आपकी ऑब्जर्वेशन है, बहुत ज्यादा